अब ये जो है ये कॉलम होता है जो कि 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और यहाँ पे कॉलम में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है वो स्टेशनरी फेज की तरह काम करता है। यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो स्टेशनरी फेज की तरह काम करता है। यानी मोबाइल फेज क्या हुआ? मोबाइल फेज ये जो गैस है जो मूवमेंट कर रहा है वो मोबाइल फेज हुआ, ये गैस। स्टेशनरी फेज यहाँ पे जो लिक्विड प्रेजेंट है वो स्टेशनरी फेज की तरह काम करता है। अब ये सैंपल यहाँ से ऐसा आगे बढ़ने लगता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये बाहर पहुंचता है और डिटेक्टर पे जाता है, और डिटेक्टर पे जाने के बाद डिटेक्ट करता है और आगे ग्राफ के फॉर्म में हमको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे मेन ये जो डिटेक्टर है, अगर इस डिटेक्टर को मैं 8 तरीके से हटा सकता हूँ, 8 तरीके से हटा सकता हूँ। वैसे एक तरीका है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर मैं वो डिटेक्टर में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी डाल देता हूँ तो ये इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो छोटे साइज के होते हैं, जो छोटे साइज के होते हैं और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, यानी कि जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम, यानी कि जिसका जो वॉलेटिलिटी प्रॉपर्टी होती है वो ज्यादा, वाष्पशील बोलते हैं जिसको, वो प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, वो पहले पहुंचते हैं इसमें। अस मुकाबले जिनका वो कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट जिनका ज्यादा होता है वो पीछे रहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट वाले पहले पहुंच जाते हैं, और हम लोग को रिटेंशन टाइम यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट होता है उसकी मदद से पता कर पाते हैं कौन सा वहां पे कंपाउंड प्रेजेंट होगा उसके टाइम के बेसिस पे, ठीक है। अब इस डिटेक्टर पे अगर मैं हटाया और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी लगाया, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, 8 तरीके होते हैं इसमें डालने का, फ्लेम इमेंशन वगैरह बहुत सारे 8 तरीके हैं, उसमें से अभी एक जो हमको पढ़ना है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इस डिटेक्टर को हटाया और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी रखा। खैर अब उसको पढ़ने से पहले मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी समझ लेते हैं कि कैसे वर्क करता है। अब मान लो यहाँ पे सैंपल है, जैसे सैंपल को अंदर डालते हैं वहां पे हीटिंग मेटल होता है, हीटिंग कॉइल होता है, जो कि सैंपल को जो भेजे उसे तुरंत वेपर बना देता है, इतना हीट रहता है इसमें। अब इलेक्ट्रॉन गन होता है जो कि आयनाइजेशन चैम्बर। आयनाइजेशन वर्ड से ही हम लोग जानते हैं कि ऐसा एक ताकत जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं सोडियम 281 है जिसका कॉन्फ़िगरेशन, आखिरी में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब मैं वो एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, जो शक्ति से, जो ताकत से, जो एनर्जी से, उसको हम आयन ऊर्जा कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, ठीक है। अब जैसे जो मैं डाला हूं वो एटम यहाँ पहुंचा, यहाँ आने के बाद वो आयन में बदलेगा, ठीक है। आयन मतलब कि एनी कंपाउंड हैविंग इन चार्ज गेट, ठीक है, उसमें चार्ज होगा, वो आगे बढ़ेगा। आगे यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक प्लस और नेगेटिव चार्ज के ऐसे पोल लगे हुए हैं, उसको एसिलेट करेंगे और वो ऐसा आगे बढ़ेगा, और यहाँ पे 2 मैग्नेट रहते हैं जिसको मास एनालाइजर कहते हैं, और वो ऐसा डेविएट हो जाएगा। जो हमारा कार है, जो आयन बन चुका है, वो डेविएट होकर ऐसा गिरेगा और यहाँ पे डिटेक्टर में जाएगा, और डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और एम्पलीफायर क्या करेगा, उसे एम्पलीफाई कर देगा, उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके बढ़ा देगा, और रिकॉर्डर उसको रिकॉर्ड करेगा। तो एनी हाउ हम समझ गए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या काम है, जहाँ पे मोबाइल फेज मेनली गैस यूज कर रहे हैं, कॉलम का काम समझ गए हम लोग। अब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी समझ गए, अब दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। अब हम दोनों को मिला दिए, ये जो पार्ट है ये गैस क्रोमेटोग्राफी का, यानी कॉलम तक, ठीक है। और अब डिटेक्टर यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गया। अब जैसे हम यहाँ पे गैस को डाले जो कि मोबाइल फेज की तरह काम कर रहा है, ठीक है, और इनर्ट गैस को डालना है जो कि रिएक्ट ना करे सैंपल के साथ। सैंपल इंजेक्ट किए, वो था लिक्विड फॉर्म में, यहाँ आके वेपर बन गया क्योंकि ओवन में है। अब ये कॉलम से सब गुजरा, कॉलम क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जो स्टेशनरी फेज की तरह काम कर रहा है, लिक्विड यूज कर सकते हैं, लिक्विड ही ज्यादातर मेनली यूज करते हैं उसको। अब ये ऐसा घूमा, 15 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, यहाँ से बाहर निकला। अब ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में आता है आयन सोर्स। पहले क्या होगा, वो आयन में बदल जाएगा, वो आयन में बदला, मास एनालाइजर जहाँ पे 2 मैग्नेट होंगे उसको आगे खसकाएंगे, उनको एसिलेट करेंगे उस एटम्स, उस आयन को, और वो डिटेक्टर में जाएगा और डिटेक्ट होगा, और हमको अपना आउटपुट जो है डाटा वो कंप्यूटर में दिख जाएगा, उसके ग्राफ क्या है, ठीक है। तो मेनली ये जो प्रोसेस है यही है गैस क्रोमेटोग्राफी और जो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, दोनों मिलकर ये फॉर्म बना है। तो ये देखो सकते हैं, ये देखो छोटे छोटे दिख रहा है, ये कॉलम है, ठीक है, ये ऐसा दिखता है कॉलम। तो यहाँ से हम लोग इंजेक्ट करते हैं और ये ऐसे कॉलम में जाता है, ये अपना मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। वैसे यहाँ पे देखो ऐसा ग्राफ हमको मिलता है, रिटेंशन टाइम, जो कि मेनली हम लोग को गैस क्रोमेटोग्राफी में ऐसा ग्राफ मिलता है, और जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसा ग्राफ मिलता है। पर दोनों जब मिला देते हैं तो फिर हमको कुछ इस तरीके से ग्राफ बनने मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर रहता है जो कि हमको, जिसमें ग्राफ हम लोग को दिखता है, ठीक है। तो यही मेनली इसका एपेटस था, जिसमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और गैस क्रोमेटोग्राफी दोनों मिलके ये इसको फॉर्म कर रहे थे। इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं।